नमस्ते दोस्तों। जो प्लेनेट की सीरीज़ में हम आज स्टडी कर रहे हैं राहु प्लेनेट को। तो उससे पहले मैंने अपने इस चैनल पे एक तो बृहस्पति का, मंगल का और शनि का 3 प्लेनेट का एक 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनके बारे में मैंने बताया है कि किस तरह से 12 भावों में उनका इफेक्ट आता है, मंगल का, बृहस्पति का और शनि का। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा कर रहे हैं वो है राहु। तो जो अब आपके जो मेलेफिक प्लेनेट हैं, मेलेफिक प्लेनेट 4 को बताया गया है, आपका शनि, मंगल, राहु, केतु। तो इन प्लेनेट को, इनकी एक्टिविटी को या इनको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। बेनिफिक का तो देखो प्रिडिक्शन इजीली मिल जाता है, लेकिन इनको जो आपके मेलेफिक प्लेनेट हैं जो तो उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना और उनको रिसर्च करना थोड़ा सा एक एस्ट्रोलॉजर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है। उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ही होता है, कुंडलियों का प्रॉपर अध्ययन, स्टडी पूरी, उसके बाद उनका एक कैलकुलेशन बनता है। तो जहाँ तक मैंने राहु को ऑब्जर्व किया है, तो एक तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने कुंडलियाँ जो देखी है उसमें राहु किस तरह से काम करता है, प्लस एक हम जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो फलदीपिका है या पराशरी ऋषि पराशरी जी ने जो राहु के बारे में सूत्र दिए हैं, या आपकी उत्तर कालामर्त है, ये कुछ बुक्स हैं। तो इनके जो हमारे पुराने शास्त्र है, इनके द्वारा जो राहु का डेफिनेशन हुआ है। अब इसमें आपको साथ साथ में बुक्स का भी मैंने बता दिया है कि अगर आप बुक्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष, अगर आप किसी लेवल पे हैं, तो एक बुक्स आती है फलदीपिका, और एक आपका ये लघु पराशरी है। ये 2 बुक है, तो ये अमेजन पे मिल सकती है, ये स्टडी आप कर सकते हो। या आदरणीय के.एन. राव साहब की बुक्स भी अमेजन पे मिल जाएगी, तो उनकी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो। तो उनमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। जो न्यू कमर हैं या जो एडवांस लेवल पे हैं, तो उनको वो स्टडी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं राहु से। राहु और केतु ये काफ़ी मिस्टीरियस प्लेनेट हैं। तो इनकी जो एक्टिविटी है, काफ़ी महादशा में राहु का अलग आता है रिजल्ट, अंतरदशा में राहु का अलग रिजल्ट आता है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस प्लेनेट है। ये आपको पता होगा कि राहु को स्वर भानु कहा जाता है, कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो धड़ है, वो राहु है, और जो नीचे का हिस्सा है वो आपका केतु कहलाता है। तो ये एक स्टोरी है, ये आप चाहो तो गूगल पे भी देख सकते हो राहु की। राहु, अब राहु को समझने से पहले मैं एक चार्ट ड्रा करता हूं। कुंडली का जो तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, कुंडली का जो तीसरा, छठा, 10वां, 11, हम 4 भाव को पहले पकड़ते हैं। ये 4 भाव हैं जो कि उपचय हाउस कहलाते हैं, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, जो कि समय के साथ ग्रो करें, उपचय भाव है। तो इसमें जो शास्त्र बताते हैं कि इसमें किसी भी मेलेफिक प्लेनेट का बैठना उसकी लॉन्जिविटी को भी इफेक्ट करता है, और ये मतलब श्रेष्ठ माने गए हैं। यहाँ पे कोई भी मेलेफिक प्लेनेट बैठता है, मेलेफिक इन द सेंस आपका सन, राहु, शनि, मंगल, ये 4 ग्रह हैं। अगर ये 4 ग्रह इन हाउस में बैठते हैं, तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। ठीक, ये एक हम जनरल एक डिस्कशन कर रहे हैं। नवमांश और अलग अलग लग्न और चंद्र कुंडली वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक हम जनरल प्रेडिक्शन पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट साइड पे किसी ज्योतिष के पास अगर कुंडली आती है और इन 4 ग्रहों में अगर आपका राहु आता है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में, तो दैट मीन्स है कि वो उस कुंडली को बल प्रदान करता है। अब इसका कारण क्यों करता है? सपोज किसी के 3rd हाउस में राहु है। 3rd हाउस है आपका एफर्ट्स का, आपके पराक्रम का, आपके करेज का। तो राहु यहाँ बैठ के क्या करेगा? आपकी इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा, है ना। तो आपके जो एफर्ट्स आप करोगे किसी भी काम में, या आपका करेज है, जहाँ करेज की जरूरत पड़ेगी, या पराक्रम दिखाने की चीज़ें हैं, तो वो सब आपकी राहु यहाँ बैठ के
उस चीज़ को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने से आपके जो लाइफ में जो चैलेंजेज हैं, जो संघर्ष हैं, संघर्ष तो होंगे, लेकिन संघर्ष के बाद में आपको रिजल्ट मिलेंगे। संघर्ष मेहनत मिलेगी। भाई ये जो 4 घर हैं, ये 4 घर यही बताते हैं कि इन 4 घरों में कोई भी मैलेफिक है तो आपके लाइफ में जो चैलेंजेज है, संघर्ष है, वो बढ़ जाते हैं। सॉरी। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, तीसरे घर में राहु बैठता है तो ये आपके लिए श्रेष्ठ है। अच्छा, तीसरा घर आपके सोशल मीडिया का भी है, सोशल नेटवर्किंग भी है। जो यूट्यूबर हैं या जो सोशल मीडिया में है या जो गेम्स करते हैं या जो इंटरनेट से कोई भी जुड़ी हुई चीज़ जो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी तीसरा घर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है ये तीसरा घर। तो यहाँ पे बैठ के भी राहु आपको उन सब चीज़ों से कनेक्ट करता है, या आप उन चीज़ों से कनेक्ट होते हो तो किसी तरह से आपको काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं आगे बढ़ने के, राइट। फिर हम इन 4 घरों पे करते हैं, फिर बाकी घरों पे भी आएंगे। छठा घर है आपका, छठा घर आपके डिजीज का, रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। तो यहाँ बैठ के राहु क्या करेगा, इन सब का सफाया करेगा, आपको वो हिम्मत करेज प्रदान करेगा कि आपके रोग, ऋण और शत्रु वो आप पे कभी हावी न हो। ये पोजीशन राहु की सबसे उत्तम पोजीशन मानी गई है, छठे घर का राहु। 6th हाउस का राहु है, दैट मीन्स है कि आप एक सूरवीर के रूप में आप उभर के सामने आते हो। राहु को महावीर भी कहा है, जैसे मंगल बल प्रदान करता है, राहु को महावीर भी कहा गया है। किस लिए कहा गया है राहु को महावीर, कि सपोज अगर आपका राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें 4 घर में होता है, ठीक, अगर छठे घर में राहु आपका है और ये केंद्र है अपने 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र हाउस कहते हैं। अगर जुपिटर किसी भी हाउस में है, जुपिटर यहाँ हो, लगन में हो या 10th हाउस में हो और राहु छठे घर में हो, कंडीशन ये है राहु छठे घर में होना चाहिए, जुपिटर आपका केंद्र हाउस में होना चाहिए, तो ये अष्ट लक्ष्मी योग बनाता है। 8 प्रकार की लक्ष्मी मानी गई है। तो उसको कब मिलती है, जब राहु की दशा आती है। एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट तभी मिलेंगे जब दशा एक्टिव होगी, ठीक। योग बताते हैं कि क्या घटित होगा, दशा बताती है कि कब घटित होगा। कुंडली में योग बने हुए आपको दशा नहीं मिल रही है, दैट मीन्स है कि फिर वो चीज घटित नहीं होगी। दशा जरूरी है, दशा चाहे आपकी 5-7 साल बाद है, चाहे आप गुजर रहे हो या आने वाली हो, तो लेकिन ये घटित होता है। तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि छठे घर में राहु हो और जुपिटर अगर केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7, 10 में अगर आपका बृहस्पति है, तो ये अष्ट लक्ष्मी योग बताता है। छठे घर का राहु मैंने बताया कि आपके जितने भी मतलब आप ओवरकम कर जाओगे, संघर्ष आपके बेशर्ते बढ़े, लेकिन आप हर चीज से ओवरकम करने की पावर आप में आएगी। किसी भी हालत में टेंशन आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन आप किसी भी हालत में आपको वो मजबूती प्रदान करेगा कि आप किसी भी चैलेंज से ओवरकम कर जाओगे। कोई भी परिस्थिति, अगर डेप्थ भी है, डेप्थ आप पे आ भी गया, तो लेकिन आप उसको उतार पाओगे आसानी से। मतलब ऐसी आपको ये राहु यहाँ बैठ के आपको वो चीज देगा। फिर 10th हाउस आपके कर्म का है, मतलब आप जो 10th हाउस से हम कर्म देखते हैं, आपका प्रोफेशन, कर्म का ये 10वां जो भाग है, 10म भाव है, ये आपके कर्म का भाव है। कर्म के क्षेत्र में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए हमें काम करने के लिए। तो राहु यहाँ बैठ के आपको एक ऑब्सेसिव नेचर बनाता है कि भाई मैं इस काम को एनी हाउ मैं इसको फिनिश करूं। तो वो राहु यहाँ बैठ के आपको 10th हाउस का राहु ये चीज आपको देता है। 10th हाउस का राहु ये 10th हाउस का, 10th हाउस के राहु का कनेक्शन प्रोफेशन का, आपका अगर 10th हाउस में राहु है तो आपको अगर फॉरेन से अगर आप कनेक्ट होते हो, किसी फॉरेन कंपनी में काम करके या फॉरेन में सर्विस देके या फॉरेन जाके, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ऐसे लोग काफ़ी मैंने देखे हैं कि 10th हाउस का जो राहु है उनका आप एजुकेशन के टाइम से है ना, फॉरेन के कुछ ना कुछ थॉट उनके मन में आने लगते हैं राहु के 10th हाउस में। ये मैंने काफ़ी कुंडलियों को स्टडी किया है, तो ये देखा गया है कि जो 10th हाउस में राहु है उनका कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता ही है, और उनको बनाना भी चाहिए, उनके लिए बेनिफिट भी है काफ़ी, क्योंकि वो राहु की एनर्जी को यूज़ कर, राहु बाहर का कारक है, फॉरेन कंट्री का ही कारक है राहु। तो अगर वो जैसे वो छठे घर में, छठे सेम ये सिचुएशन छठे में ही बनती है, अगर छठे घर का भी राहु है तो आपका जो इनकम का सोर्स है वो भी आपका कहीं ना कहीं बाहर से, मतलब बाहर से बनता है, बाहर से सप्लाई करके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके आपका बनता है। सेम वे सिचुएशन 10th हाउस में भी है, ठीक है। 11th हाउस, 11th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है,
आपके डिजायर, डिजायर का है, आपके एम्बिशन का है, ये आपका 11th हाउस है। तो 11th हाउस में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ावेगा, आपके डिजायर को और एम्बिशन को। तो यहाँ भी बैठा राहु सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 11th हाउस में बैठ के भी राहु का रिजल्ट बहुत बेटर मिलता है इन 4 ग्रहों में, स्पेशली 3, 6, 10, 11 में। ये 4 ग्रहों में राहु बहुत अच्छा माना गया है। अब हम बात करते हैं इनके अपोजिट, जो बचे में अपोजिट हाउसेज में। लाइक जैसे 3rd हाउस में इसके अपोजिट पड़ता है आपका, क्योंकि यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा, है ना। तो सेम अगर हम सपोज यहाँ राहु मान बिठाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस है आपके लक का, आपके रिलीजियस धार्मिक एक्टिविटी का, थोड़ी लंबी जर्नी को दिखाता है 3rd हाउस। और आप 9th हाउस, और आपके फादर का भी है, लक का भी है, गुरु का भी है 9th हाउस। तो 9th हाउस में अगर राहु है, और अगर राहु अकेला बैठा है तो यहाँ भी श्रेष्ठता है कि ये आपकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है उसको ये बढ़ाएगा, अगर 9th हाउस में अकेला राहु है। लेकिन अगर राहु आपका 3rd लॉर्ड, यानी इस घर के लॉर्ड, 6th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड और 11th के लॉर्ड से अगर राहु 9th हाउस से कनेक्ट होता है, 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड से अगर 9th में बैठा राहु अब अपनी कनेक्टिविटी, अपने संबंध बनाता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर धर्म के विरुद्ध चला जाता है। धर्म के खिलाफ या गुरु के खिलाफ या पिता के खिलाफ लेके वो एक्शन लेता है, अगर 3, 6, 10, 11 के लॉर्ड राहु से कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम में, ठीक। और अगर यही 1, 5, 9 ये कुंडली के त्रिकोण हाउस हैं, 1, 5 ना, ये मतलब काफ़ी शुभ स्थान है। इनको विष्णु स्थान, इनको आपका ये जो आपके विष्णु स्थान, 5 और 9 को लक्ष्मी स्थान और इनको विष्णु स्थान कहा गया है, प्रोटेक्शन। तो अगर 1, 5, 9 से कनेक्ट होता है राहु, तो आपको काफ़ी धर्मपरायण व्यक्ति बनाएगा और काफ़ी अच्छी रिलीजियस एक्टिविटी आपको देगा। और अगर 3rd, 6th, 10th, 11th के लॉर्ड इससे कनेक्ट होते हैं तो दैट मीन्स है कि वहाँ ये बैठा राहु आपको धर्म के खिलाफ, या आप कोई दूसरा धर्म अडॉप्ट कर सकते हो, या गुरु के खिलाफ आप जा सकते हो। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको देता है। सपोज इसी तरह से ये राहु और केतु हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं। अगर राहु यहाँ है तो केतु आपको यहाँ मिलेगा, है ना। अब हम बात करते हैं 4th हाउस में। तो 4th हाउस में 10th में राहु, मैंने क्या बताया था, 10th हाउस में राहु आपको एग्रेसिव बनाता है, प्रोफेशन के प्रति काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है, काफ़ी आपकी जो काम करने की जो क्षमता है उसको बहुत काफ़ी इंक्रीज कर देता है ना। तो अब सेम वैसी 4th हाउस क्या है? 4th हाउस आपका पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ है, आपको सुख भाव है ना, लग्जरी, ये इसको। तो यहाँ बैठा क्या करेगा राहु? आपको लग्जरियस बना देता है। ऐसा आदमी काम में बड़ा मुश्किल से सेटल्ड होता है। 4th हाउस में जो बैठा राहु है उसको, उसका रेमेडी यही है कि भाई उसको किसी न किसी तरह से उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के उसको कुछ छोटा मोटा काम या इस तरह से लाइन में डालने से उसकी जो राहु है उसकी एनर्जी बैलेंस होती है। क्योंकि यहाँ 4th हाउस में बैठा राहु व्यक्ति को कंफर्टेबल और लग्जरियस ये जो है ये बना देता है, ठीक है। 4th 10th हो गया। अब आते हैं हम 11th के अपोजिट में 5th पड़ता है, 5वां घर पड़ता है। 5वां घर है आपकी बुद्धि का, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है 5th हाउस। बुद्धि से ही सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस से हम सब कुछ कर सकते हैं। बुद्धि अगर ठीक डायरेक्शन में काम करे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। तो 5th हाउस है जो आपकी बुद्धि है, आपकी संतति है, संतान है ना। और यहाँ आपके कुछ एंटरटेनमेंट या आर्टिस्टिक भी चीज़ें भी देखी जाती है, आपकी थोड़ी बहुत एजुकेशन भी हम कंसिडर करते हैं, विद्या का अध्ययन भी करते हैं। और तो ये सब चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती है। अब अगर यहाँ 5th हाउस में राहु अगर अकेला बैठा है, और मैंने कहा 1, 5, 9 इन 3 लॉर्ड के कनेक्ट में होता है, तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। यहाँ बैठा राहु आपको बहुत अच्छा देगा। इनकेस अगर तीसरा, छठा, 10वां और 11 ये 4 हाउस के लॉर्ड अगर 5th हाउस से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर उसकी बुद्धि को राहु खा जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो काफ़ी तरह के गलत डिसीजन भी लेता है। लव अफेयर भी 5th हाउस ही बताता है। तो ऐसे व्यक्ति फिर लव अफेयर में और कुछ बुरी आदतों में और
आपके जो अनसोशल एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोगों की। फिर वो झूठ बोलना या इस तरह के काम करना, ये राहु यहाँ बैठ के करवाता है। वो व्यक्ति फिर बात बात पे झूठ बोलेगा, कोई चीज़ नहीं है तो उसको आपको कुछ शो करेगा, किया कुछ है बताएगा कुछ हो। तो इस तरह की एक्टिविटी फिफ्थ हाउस में राहु की मैंने ऑब्जर्व की है। फिफ्थ हाउस में जिसका राहु बैठता है और अगर नेगेटिव हाउस से अपना कनेक्शन बना लेता है तो ऐसा राहु वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में काफ़ी स्पॉइल हो जाता है, अपनी एनर्जी बहुत वेस्टेज कर लेता है। ठीक है, तो अपना फिफ्थ और इलेवंथ के सामने फिफ्थ हो गया, और अब बचा आपका सिक्स के सामने पड़ता है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ हाउस है आपके मोक्ष का, चैरिटी का, और आपके सुख से या बैड प्लेजर भी देखते हैं। बैड प्लेजर हो गया, चैरिटी हो गया, और आपका हम इसमें अपना खर्चा भी देखते हैं, व्यय भी देखते हैं, एक्सपेंसेज एक्सपेंडिचर देखते हैं ट्वेल्थ हाउस से हम लोग। तो अब व्यक्ति अगर ट्वेल्थ हाउस में राहु वही फॉर्मूला वही लागू होएगा। अगर 159 इन तीन के लॉर्ड से कनेक्ट है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा राहु, तो ये राहु व्यक्ति का जो खर्चा है वो चैरिटी में खर्चा करवाएगा, दान में खर्चा कराएगा। ठीक, और अगर सिंपल अगर राहु नेगेटिव हाउस से कनेक्टेड हो गया, तीसरे, छठे और आपके 8वें, 10वें, 11वें, इन लॉर्ड से अगर राहु कनेक्ट हो जाता है तो ये राहु काफ़ी डेंजरस है। फिर अब व्यक्ति खर्चा किस पे करता है? फिर व्यक्ति खर्चा गलत चीज़ों पे खर्चा करता है, बजाय वो चैरिटी पे, दान पे एक्सपेंसेस नहीं करता, उसके खर्चे फिर गलत डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है। सेकंड हाउस में अगर राहु, अब एक घर बच गया अपना, सेकंड हाउस बच गया। सेकंड हाउस में अगर राहु है तो राहु वेल्थ बहुत देगा। राहु सेकंड हाउस में भी बुरा नहीं है, राहु बहुत अच्छा है, लेकिन इनसिक्योरिटी देता है, इनसिक्योरिटी थोड़ी फील करवाता है सेकंड हाउस में राहु। फिर बचता है आपका हमारा एट्थ हाउस बचता है। अरे यार, ये पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। सॉरी, थोड़ा पेन डिस्टर्ब था। एट्थ हाउस में अगर राहु हो, अब एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस आपके सडन गेन है, सडन लॉस है, इनहेरिटेंस है, और आपके कुछ सीक्रेट है जो एट्थ हाउस है। एट्थ एक रहस्य है, डेथ भी एट्थ हाउस से देखी जाती है, लॉन्जिविटी एट्थ हाउस से देखी जाती है, और कुछ सीक्रेटिव, कुछ आपके जो सीक्रेट हैं वो भी एट्थ हाउस है। और कोई व्यक्ति देखते हैं ना कभी कि अचानक से उसका मतलब किसी का, सपोज फॉर एग्जांपल एट्थ हाउस में किसी का राहु है, राहु की दशा आती है, तो रातों रात जो स्टार बनते हैं, रातों रात जिनका आप देखते हैं कि आज कुछ नहीं है और सपोज थोड़े टाइम के अंदर उनके कुछ अलग ही सितारे, कुछ अलग ही उनको सक्सेस मिलती है, तो वो एट्थ हाउस का राहु होता है। वो कब होता है? जब वो 159 के लॉर्ड से कनेक्ट होता है, तब ये चीज़ घटित होती है कि उसको बहुत गेन मिलता है, काफ़ी गेन देखे गए हैं। और यही अगर नेगेटिव हाउस से कनेक्ट हो गया, तीसरे, छठे, आपका ट्वेल्थ हाउस, सॉरी 10th हाउस, 11th हाउस, तो अगर इन लॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ बैठा राहु काफ़ी डेंजरस है, वो काफ़ी लॉसेस भी करवाता है यहाँ बैठ के राहु एट्थ हाउस में। बशर्ते कि वो ये त्रिकोण हाउस के लॉर्ड से अगर कनेक्ट होता है तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होता है। और 3, 6, 11 इनके लॉर्ड से अगर कनेक्ट होता है, ये त्रिषडय हैं, तीसरा, छठा और 11वां, इनको त्रिषडय कहते हैं। एक मैं बीच में 10th बोल दिया था, 10th नहीं है, तीसरा, छठा, 10वां, ये त्रिषडय हैं। तो अगर इन त्रिषडय लॉर्ड के साथ अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो ये काफ़ी फिर लॉसेस का, लॉसेस भी बहुत भारी भरकम लॉसेस होते हैं, फिर छोटे मोटे लॉस नहीं होते हैं। एट्थ हाउस का राहु ये डिफिकल्टी देता है, डिजीज भी दे सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी। ये कब रोल प्ले करता है? जब आपका राहु की दशा पे मैंने बताया, जब ये महादशा जब राहु की आती है तब ये सब चीजें होती है। अब हम देखते हैं अंतरदशा, राहु की अंतरदशा। तो राहु की अंतरदशा में जो रिजल्ट देखे गए हैं वो अगर किसी की लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं ना, सडन अगर लाइफ अचानक से कहीं स्टक कर जाए, सडन लॉस हो जाए, तो राहु अपने जो सारे जो तत्व हैं अंतरदशा में
एक के.एन. राव सर की एक बुक है ज्योतिष कालचक्र प्रारब्ध काल, उसमें बताया सर ने कि जो राहु की अंतर्दशा जब भी आती है तो राहु अपने सारे तत्व जितने भी उसके कारक तत्व हैं वो सबको एक साथ जागृत करते हैं अंतर्दशा में, महादशा में नहीं, अंतर्दशा में। तो उस समय फिर सडन चेंजेज आते हैं लाइफ में, सडन लॉसेस होते सब नेगेटिव हैं, सडन कुछ चीज़ सडन घटित हो जाता, अचानक से कहीं आज सही है, कल कोई एक्सीडेंट हो गया या कल कोई डिजीज आ गई या हॉस्पिटलाइज हो गए या कोई अलग तरह का जो हम जिसका हमने एक्सपेक्टेड नहीं कर रखा है वो घटना अगर घटित होती है तो वो सारा का सारा राहु की अंतर्दशा में होता है। तो किस तरह से काम करती है, अब कॉम्बिनेशन क्या क्या है, जैसे सपोज किसी की मून की महादशा चल रही है और उसकी अंतर्दशा राहु की आ गई तो उसको फिर मेंटली प्रॉब्लम दे देता है, मन का कारक है ना मून, तो मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है। और सन की महादशा चल रही है और अगर राहु की अंतर्दशा आ गई तो फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट या फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद अगर हम देखें शनि के साथ में, ये काफ़ी डेंजरस कॉम्बिनेशन है सैटर्न राहु का। इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रोफेशन पे अटैक होता है, आपका अच्छा खाला काम चल रहा है और काम में काफ़ी चीज़ें आपकी रुकावट आने स्टार्ट हो जाती है, एम्प्लॉय आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, एम्प्लॉय अगेंस्ट में चले जाते हैं। ये सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो ऐसा चीज़ होता है। फिर है जुपिटर राहु, अगर आपकी जुपिटर की महादशा है और राहु की अंतर्दशा है, ये भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया है। इसमें भी फिर आदमी के लॉसेज होते हैं, काफ़ी भयंकर किस्म के लॉस होते हैं, छोटे मोटे लॉस नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है अंतर्दशा में, राहु की जब अंतर्दशा आती है तो सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं, सडन घटित होता है, कुछ ना कुछ अचानक घटित होता है, ये काफ़ी ऑब्जर्व किया मैंने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी देखते हैं हम रेमेडी, उपाय, क्या उपाय करने चाहिए, है ना। तो राहु क्या है, आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर, आपके अनकंट्रोल्ड डिजायर हैं, आपके स्नैक, पॉइजन, ड्रग एडिक्शन, ये सारा सारा राहु है। एक आप लिख लीजिए बंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधन बांधता है राहु, है ना, मैटेरियलिक प्लेनेट है ना, मैटेरियलिक डिजायर आपके बहुत फुलफिल करता है। तो अब इसके उपाय क्या है, एक आपको पता हो तो समुद्र मंथन हुआ था, ये स्टोरी आप देख सकते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक विष का नाम था हलाहल विष, उस विष को भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था। तो जो राहु की जो बेस्ट रेमेडी है वो है शिव आराधना। भाई अगर आपका सेकंड हाउस में आपको वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, शिव आराधना, फिफ्थ हाउस में आपको चिल्ड्रन की प्रॉब्लम आ रही है, शिव आराधना, नाइन्थ हाउस में आपका लक फेवर नहीं कर रहा है, शिव आराधना, 12th हाउस में आपके खर्चे नहीं रुक रहे हैं, आपके लॉसेज हो रहे हैं, शिव आराधना, 8th हाउस में डिफिकल्टी दे रहा है, शिव आराधना। तो शिव जी ही इसके आपका राहु की एक बेस्ट रेमेडी है, शिव आराधना, ठीक है। शिव आराधना, शिव जी का ही सहारा लेना पड़ेगा राहु के उपाय के लिए, शिव आराधना। और इसमें 90 दिन के अंदर कंटिन्यूसली अगर आप श्रद्धा से भक्ति से शिव आराधना करते हो तो राहु का जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर मिलता है आपको शिव जी की पूजा करने से, ठीक है। और क्या बच गया आपका, एक मिनट, हाँ एक आपका मेरा लगन बच गया था, लगन का मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट और 7th बच गए थे ना, ये आपका लगन है, ये 7th है ना, 2 3 4 5 6, अब फर्स्ट हाउस में राहु है ना। अब जिस किसी के फर्स्ट हाउस में राहु है, अगर ये 1 5 9 इनके लॉर्ड के कनेक्टेड में अकेला है, किसी से संबंध दृष्टि या संबंध नहीं बना रहे, तो ये राहु बहुत बेस्ट है।
ये बहुत अच्छा व्यक्ति को बहुत सक्सेस देता है। व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होता है और अचीव भी कर लेता है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। लेकिन अगर राहु पे 3, 6, 11 त्रिशदाय लॉर्ड से कोई कनेक्शन फर्स्ट हाउस में अगर बन जाता है राहु का, तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर समाज के विपरीत डिसीजन लेता है। वो शादी में भी ले सकता है और अपने एजुकेशन में भी ले सकता है, मतलब कि वो कुछ डिफरेंट कास्ट के लोगों से वो संबंध बनाता है। फर्स्ट हाउस के लगन का व्यक्ति अगर राहु नेगेटिव हाउस से अगर कनेक्ट हो जाता है तो 3, 6, 11 के लॉर्ड से अगर कनेक्शन बना लेता है। सेम वही पोजीशन 7th हाउस की है। 7th हाउस में आपका मैरिज होता है, ये वाला हाउस है, ये आपका मैरिज है, लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है। यहाँ बैठा राहु भी आपको वही चीज़ दे सकता है कि अगर सही अकेला बैठा है तो शुभ है, अदरवाइज यहाँ बैठा राहु भी आपको आपकी जो मैरिज, आप फिर जो आपका धर्म है उस धर्म पे आप विवाह नहीं करोगे, आप किसी अलग जाति से, अलग कास्ट से आपका रिलेशन बनेगा, उसी से आप उसका ही आपके जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है विवाह करने की। तो उसमें हिदायत ये दी जाती है कि आप जैसे किसी का अपने बच्चे का पत्रिका आप लगाते हो कि भाई 20 से पहले पहले मान लो किसी का चार्ट बनता है और आप ये पोजीशन अगर आप देखते हो तो उसको फिर है ना धर्म प्रायण से जोड़ना या स्पिरिचुअलिटी में जोड़ना बेहद नेसेसरी हो जाता है। ये एकदम मैं करेक्ट बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद बहुत कुंडलियों पे ऑब्जर्व किया है। अगर उसको स्पिरिचुअलिटी से या हम धर्म से या धार्मिक गतिविधि से अगर उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको नहीं सिखाएंगे, तो फिर ये बड़े मतलब क्या ना स्टबर्न जिद्दी किस्म के इंसान हो जाते हैं जो कि डिसीजन लेके रहते हैं, मानते नहीं। तो ऐसे का उपाय यही है, एक तो उनको शिव आराधना बताया मैंने, और या फिर उनको आप स्पिरिचुअलिटी से या धार्मिक गतिविधि से आप उनको जोड़ देते हैं तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। उस टाइम में फिर वो डिसीजन वो नहीं ले पाता है। अदरवाइज अगर उनको कहीं खुला छोड़ दिया या अकेला कहीं छोड़ दिया या कहीं हमने उनको परमिशन, बहुत ज़्यादा परमिशन दे दी, तो फिर उस टाइम फिर बहुत नेगेटिव हो जाएगा और वो फिर हमारी नहीं सुनेंगे, फिर वो जो अपना डिसीजन है वो अपना लेंगे। तो उस टाइम फिर एस्ट्रोलॉजर भी क्या है, एस्ट्रोलॉजर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता भाई। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है कि भाई एस्ट्रोलॉजी यही है कि जो आपके जितने भी चीज़ें हैं, सॉरी थोड़ा मेरे को तकलीफ हो रहा है, वो होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि अलाइन करना कि भाई प्लेनेट को और उनको, देखो ये तो आपका प्रारब्ध है, कुंडली तो आपका प्रारब्ध है ना, ये तो इसमें तो घटित होना ही है, इसने तुम प्लेनेट को छेड़खानी नहीं कर सकते ना, ये तो आपको मिल गया, ये तो भोगना ही है, ये तो कंफर्म है कि ये चीज़ आएगी आएगी, है ना। एस्ट्रोलॉजर का काम यही रहता है कि भाई वो प्लेनेट को या कर्मा को अलाइन कर दे या आपकी हेल्प ये कर दे कि भाई ये चीज़ आने वाली है, दैट सिचुएशन मे बी कम, यू नीड टू बी केयरफुल, आपको सावधान रहना, ये सिचुएशन आ सकती है। या कोई धर्म की शक्ति से या किसी की तरफ से अलाइन करके उस घटना को या उस पर्टिकुलर पीरियड को कुछ टाइम तक के लिए आपको एक मन की शांति के लिए या मन की संतुष्टि के लिए आपको वो टाइम जो आपका निकल जाए और फिर आगे का टाइम आपका अच्छा स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज तो क्या, देखो कुंडली में हर एस्ट्रोलॉजर चाहे कितना से कोई किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा, जो प्रारब्ध जो है वो घटित होता है, ये मैंने देखा है, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कुछ कर्मा अलाइनमेंट के थोड़ा और कुछ रेमेडीज जो कि आपके चार्ट में अवेलेबल होती है। बाकी तो अगर आप धार्मिक हैं, आप काम कर रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो तो ठीक है, वो सब है, पर वो पर्टिकुलर जो प्लेनेट आपको गड़बड़ कर रहा है उसकी कुछ रेमेडीज होती है, वो करके उसको बैलेंस फिर किया जाता है व्यक्ति को। उसी देखो जो सिंपल थ्योरी है वो नैतिकता की, मोरलिटी, कोई पर्सन एथिकल है, धर्म का आचरण कर रहा है, सब कर रहा है तो फिर ठीक है। और अगर वो उन सब चीज़ों से कुछ अगेंस्ट में जाता है तो गड़बड़ फिर वहीं स्टार्ट हो जाए। एस्ट्रोलॉजी प्लेनेट तो बेचारे कुछ भी नहीं है, 12 के 12 घर भी ठीक है, 9 प्लेनेट भी ठीक है। गड़बड़ कब होती है, जब हम उनसे अगेंस्ट में कुछ हम डिसीजन लेते हैं या उनके अगेंस्ट में जाके कुछ खड़ा करते हैं, तब फिर प्लेनेट अपनी जो है गड़बड़ करना। शनि है जैसे कर्म का कारक है, हार्ड वर्क का कारक है, अब कोई आदमी हार्ड वर्क कर ही नहीं है, काम कर ही नहीं रहे, तो फिर बेचारा शनि क्या करेगा, शनि उसको फिर पीड़ा देगा। सेम इसी तरह से हर प्लेनेट का एक एस्पेक्ट है और उसके दायरे में रह के भी हमें काम करना है, उससे जुड़ के हमें काम करना है, उसके जो कारक हैं उनसे जुड़ के हम काम करेंगे तो जो है डिफ़िकल्टीज़ या सफरिंग फिर इतनी लाइफ में नहीं रहती है, एक आदमी का बैलेंस लाइफ निकलता है। तो इस तरह से मैंने आपको 12 घर के अंदर राहु को बताया मैंने, और नेक्स्ट हम केतु के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो
मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स दीजिए, लाइक करें ना करें, कमेंट्स पे बताइए क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या क्या मेरा समझाने का, एक्सप्लेन करने का तरीका या कुछ मेरे को गुंजाइश है या जो भी है, तो आपके कमेंट्स के थ्रू आप ही हो जो ये चीज़ बता सकते हो कि व्हाट थिंग्स आई नीड टू बी मॉडिफाई और आई नीड टू बी केयरफुल दैट अबाउट। एंड अगला कि आपको क्या इसके बारे में जानना है अगला, और क्या आपकी प्रॉब्लम है या क्या चीज़ चल रही है, किसको बैलेंस करना है, तो ये आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा काम तो सिंपल ऐसा ही है कि भाई मैं जिस नॉलेज को, डिवाइन नॉलेज को एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जितना मैंने सीखा है उतना मैंने ट्राई किया है। मैं कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ और जितना मुझे आता है उतना मैंने मेरा प्रयास किया है। अब इसमें कोई गलती या कुछ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ। ये सब चीज़ें दशा में एक्टिव होती है, दशा में होती है। उसके बाद में भी देखो नवमांश कुंडली भी बचती है, एक चंद्र कुंडली भी बचती है, फिर आपके लगन बचते हैं। अभी तो हमने राहु का एक ओवरऑल व्यू लिया है कि 12 भावों में हमने किसी लगन को कंसिडर नहीं किया है कि पर्टिकुलर लगन को, हमने एक मोटा मोटी एक सभी लग्नों के हिसाब से राहु का एक रिजल्ट देखा सभी घरों में। अभी लगन भी बाकी हैं और उसके बाद आपकी नवमांश कुंडली भी बनती है, उसके बेस पे भी कुछ रिजल्ट मॉडिफाई होते हैं। एक आपकी चंद्रमा की कुंडली बनती है, उसमें भी कुछ रिजल्ट और थोड़े चेंज होते हैं। तो आप इसको कंक्लूड मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ये आपका 50-60% जो प्रोडिक्शन है ये लगभग बनती है कि ऐसा ऐसा पाया गया है कि ऐसा होता है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम देके इस वीडियो को देखा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।